बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात पाकिस्तान क्रिकेट मामलात पर करेंगे। कुछ हफ्ता पहले एक ख़बर आई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम साहब ने इस्तीफ़ा दिया। अब उसकी शक्ल दोबारा बनेगी, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट कमेटी किस तरह से काम कर रही है, ये जो ताज़ा क्रिकेट कमेटी है ये 2018 में बनी थी, जब नया सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया, लेकिन मामलात इतने ज़्यादा चल नहीं पाए। वसीम खान साहब ने छोड़ा और उनके बाद इकबाल कासिम साहब आए और कुछ ज़्यादा मीटिंग्स हुई नहीं। गालिबन 2 ही मरतबा मिली उनकी कमेटी। उसमें और भी बड़े नाम, वसीम अकरम उसमें शामिल, उमर गुल उसमें शामिल, अली नकवी उसमें शामिल और उरूज मुमताज़ भी उसका हिस्सा है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का एक मरतबा फिर शोर है, कहाँ ये जाकर बैठता है ऊँट, इस पर भी हम बात करेंगे। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ हैं। 50 टेस्ट खेले पाकिस्तान के लिए, 15 वनडे मैचेस भी खेले और एक टेस्ट मैच उनके नाम से मंसूब हो चुका है। अब जो बेंगलोर का टेस्ट था 1987 का, जो पाकिस्तान ना सिर्फ टेस्ट जीता बल्कि सीरीज़ भी जीता पहली मरतबा इंडिया में, इंडिया के ख़िलाफ़, तो बहुत बड़ा कारनामा है इकबाल कासिम साहब का। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, क्या हाल हैं आपके? बहुत शुक्रिया आसिफ, फाइन, ग्रेटफुल, थैंक यू। अच्छा इकबाल भाई, चलें सारी बातें साइड में रखते हैं, अभी वो अच्छे वक्त को याद करते हैं। बेंगलोर का टेस्ट 1987, बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस, तौसीफ अहमद की परफॉर्मेंस, 9 आउट आपने किए। और मैं वीडियो अगर उसकी पुरानी देखता हूं तो उसमें तो ऐसा लगता है कि एक बैट्समैन को आपको 3-3 दफ़ा आउट करना पड़ा उसमें। तो कैसे आप याद करते हैं उस टेस्ट को? नहीं आसिफ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इसका मज़े की बात यह है कि ये इस टीम में जो इंडिया गई थी तो उसमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था। तो हम जितने लेफ्ट ओवर्स थे वो सब खेल रहे थे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये तीसरे टेस्ट मैच से पहले मेरा ख्याल है, एक दो रोज पहले जो है वो कॉल आई कि जी आपको बुला रहे हैं और आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ कंट्री के अंदर। तो बाय नेम नहीं आया था ये, इस तरह से इनविटेशन था वहां से मैनेजर का। तो क्योंकि मेरी सबसे हाईएस्ट विकेट थी तो मुझे पीसीबी ने कॉल किया और जो सिलेक्टर थे असीफ हसन साहब वगैरह जो थे वो फिर वो भी जा रहे थे जयपुर, तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो इस तरह टीम ज्वाइन किया और पहले 4 टेस्ट मैच जो थे वो ड्रॉ हुए थे। ये 5वां टेस्ट मैच था जिसमें इस बात के इम्कान थे कि ये कोई ना कोई फैसला कुन मरहले में जाएगी बात। तो विकेट क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली बहुत ग्रीन बनाई हुई थी, तो आप देख लीजिए पाकिस्तान टीम में जो है वो फास्ट बॉलर जो हैं वो वसीम अकरम भी थे, सलीम जाफर भी थे, मंजूर इलाही भी थे मेरा ख्याल है। तो ये काफ़ी इमरान खान खुद थे। तो लोग जो थे वो टीम जो थी वो ये नज़र आ रही थी कि ये फास्ट बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फास्ट विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। जबकि विकेट का जो सरफेस था वो बहुत ही सॉफ्ट था और गेंद पड़ते ही वो उसमें से क्रैक्स पड़ जाते थे, वो टूट जाते थे। तो बहरकैफ वो मैच जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। तौसीफ ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। वो पहले शुरू के 3-4 उसने आउट किए, बाद में फिर मैंने लेटर पार्ट में 4 आउट किए। तो इस तरह से ये सी 100 चलता रहा। पहली इनिंग में हमने स्कोर कम किया था तो इंडिया ने हम पर लीड ले ली थी। फिर सेकेंड इनिंग में हमने वो उनको टारगेट सेट करके दिया, तो आई थिंक 216 या 214 ऐसे कुछ रन थे जो इनको करने थे। तो बहरकैफ वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, 16 रन या 15 रन से हम लोग जीते हैं। मगर एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि जो है वो मैच किधर भी जा सकता है। हाँ, सुनील बिल्कुल गावस्कर खड़े हो गए थे ना, गावस्कर खड़े हो गए थे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि इंटरेस्टिंग बात ये कि वहाँ पर न्यूट्रल एम्पायरिंग नहीं थी, वो कंट्री होम कंट्री के एम्पायर थे। तो डिसीजन मेकिंग में भी बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। तो वो ऑब्वियसली बात है, इंडिया का में एम्पायरिंग करना, फिर ऐसा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्रूशल मैच हो, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते थे जो हम समझते थे कि ये आउट है, मगर वो क्लोज डिसीजन होते थे। वो एम्पायर जो थे वो इंडिया की फेवर दे देते थे। एक आपने रिजवान का कैच आपने देखा होगा, जी जी। वो बड़ा जबरदस्त कैच किया था हाँ, उसने। सिरे मिड ऑफ एक पे। आध, जी बिल्कुल, गवास्कर का।
और इसी तरीके से गवास्कर पर एक एलडब्ल्यू की भी अपील थी, बड़ी क्लोज, उन्होंने बैकफुट पे खाई थी बहुत, मगर वो एम्पायर ने आउट नहीं दिया। तो बहुत बहुत टेंस वाला मेरी अच्छा, लाइफ आउट में। थे कि नहीं थे, आउट था कि नहीं था वो ये बताएं। डेफिनेटली वो देखिए, अब मैं, एम्पायर ने नहीं दिया तो वो तो नॉट आउट था, मगर जो मैं समझता हूँ कि हर, जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलडब्ल्यू का डिसीजन होना चाहिए, उसकी जो 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 डेफिनेशन है कि विकेटों के सामने हो, लाइन के अंदर हो, विद इन स्ट्रेट बॉल हो, तो वो सारी चीजें क्वालिफाई करती थी। तो आप उस पे एम्पायर नहीं दे तो वो अपनी, उसका अपना एक वो जजमेंट होता है ना, तो हम उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। बहरहाल वो हमारी नज़र में वो डिसीजन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जी इकबाल भाई, एक और वाकया भी हमने सुना इसी टेस्ट के हवाले से कि बिशन सिंह बेदी जो भारत के साबिक कप्तान थे, उन्होंने कोई टेस्ट मैच के बीच में आपको और तौसीफ अहमद को टिप दी थी जो काम आई आपके। जी, वो उसका किस्सा ये था आसिफ के, आपको पता है ना उस जमाने में 6 दिन का टेस्ट मैच हुआ जी करता जी, था, एक रेस्ट है। तो और बीच में 1 दिन का रेस्ट होता था। तो वो जो रेस्ट वाले दिन जो था वो एक ट्रेडिशनल होती थी पहले, अब तो पता नहीं है या नहीं, कि जो होस्ट कंट्री होती थी वो एक रिसेप्शन करती थी अपने किसी मेहमानों भी, को। मतलब जो अपने गेस्ट होते थे उनके लिए, और वो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स और गेस्ट और बहुत सारे लोग इनवाइट होते थे। तो वो रेस्ट डे वाले दिन होता था नॉर्मली। तो हम जहाँ ठहरे हुए थे वहीं उसी होटल में रेस्ट वाले दिन जो था ये रिसेप्शन था, 5 बजे का टाइम था। तो मैं और तौसीफ तैयार होकर पहले चले गए। तो हम पहुंचे तो उस पंडाल में हमारी नजर पड़ी बिशन सिंह बेदी पर, और उन्होंने बड़े, जैसे यूजुअल उनका स्टाइल था, उन्होंने बड़ा वेलकम किया ये वो। तो मैंने, क्योंकि हम पहले टूर पे भी पाकिस्तान वो आ चुके थे और मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता था। तो मैंने भी बैठ के उनसे कहा, मैंने कहा कप्तान जी, आपका ये शागिर्द जो है मनिंदर सिंह, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखिए ना। तो मैंने कहा की है इस तरह कहते क्या खाक किया उसने। तो मैंने कहा जी वो 7 आउट कर दिया पाकिस्तान की पहली इनिंग में। होने गए कहने लगे, यार दूसरी इनिंग में काका तू मुझे बताइए क्या कर रहा था, इसने इतने उसको आउट कर देना चाहिए था और इसने इतने रन बनवा दिए और आई एम नॉट हैप्पी। तो इसको, तो मैंने कहा यार उसमें क्या फॉल्ट था, कोई ऐसी तो बात नजर नहीं आई थी, अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो, बैटिंग उन्होंने अच्छी की। नहीं नहीं, तुम देखो कि जब ये टर्न हो रही है और इसको पता है कि गेंद ब्रेक हो रहा है और फिर भी वो पुश कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जब आप ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश करोगे ऐसी टर्निंग विकेट पर, तो आप बैट्समैन भी बीट हो जाएगा, विकेट कीपर भी बीट हो जाएगा, तो आपकी गेंद से बल्ला लगना ही नहीं है, तो आउट किधर से होगा। अब ये बात जो थी ये बहुत अच्छी बात थी उनकी, एक ऐसी समझने वाली बात थी कि इसको मैंने तौसीफ को देखा, मैंने कहा यार ये बात अपने जहन में रख लो, अभी हमने कल फिर बॉलिंग करनी है। तो वो एक किस्म का आप समझे कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वो बेचारे एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें वो बात उनकी से हो गई और वो हमने पिकअप कर लिया। और आप यकीन करें जब मैच खत्म हो गया और हम जीत गए तो किसी अखबार वाले ने मुझसे पूछा, तो मैंने उससे कहा कि आपके कौन है आपके उस्ताद और टीचर। तो मैंने कहा भाई हमारे उस्ताद टीचर वगैरह तो क्या, बेदी साहब हमारे बड़े हैं, वो हमेशा उनसे हम कुछ ना कुछ, जब भी हम पाकिस्तान वो आते थे तब भी हमने सीखा, यहाँ आए तब भी हमने सीखा, इस मैच के दौरान भी हमें उनसे बातों बातों में ये बातचीत मिली थी, तो हमने उसका फायदा, तो सुबह अखबारों में हेडलाइन लग गई और उनका फोन आ गया कि तुमने मेरे घर पे पथराव करवा दिए। तो कहने का मकसद ये कि बहुत बेचारे परेशान हो गए। तो इस तरह से था किस्सा ये। चलें, और भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। तरह ये तो बताइए कि ये जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग का जो आर्ट है, दुनिया में बड़े बड़े गए, अभी जो रीसेंट हिस्ट्री में आप देख लें, रंगना हिरात है बहुत अच्छा, विटोरी एक बहुत बहुत आला पाए का लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, लेकिन पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आते लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, इसकी क्या वजह है? देखिए आसिफ, गेम की देखिए चेंजेस भी तो बहुत हो गई ना। अब वो T20 बहुत मशहूर हो गया है, लोग ज्यादा क्लब क्रिकेट हो या
वैसे वो टूर्नामेंट्स T20 के ज्यादा होने लगे हैं, खिलाड़ी जो हैं वो ज्यादा इसके पर तवज्जो दे रहे हैं। लीगें जितनी भी हैं वो सारी T20 की हैं, PSL हो, IPL हो, और भी बहुत सारी है। तो जो खिलाड़ी जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो 4-5 ओवर के अंदर वो जो ट्रेडिशनल बॉलिंग होनी चाहिए थी कि आप पूरा आर्म ऊपर से ले आएं और हिप्स में लगाएं और टर्न भी करें और गेंद को एक्सप्लॉइट भी करें और वेट करें कि बैट्समैन कहाँ गलतियां कर रहा है, तो उसको भी वॉच करना। तो वो तो लॉन्ग पीरियड की जो गेम्स होते हैं उसके अंदर हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो नहीं हो सकता। और खेलने वाले वही खिलाड़ी हैं, तो वो हैबिट बन गई है लोगों की, वो तेज गेंद करने की। तो आप इसकी वजह से देखिए जो नए बच्चे हैं उनको शुरू में तो मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छे होते हैं, बाद में वो फिर जैसे T20 कंपटीशन खेलते हैं या इस टाइप के वनडे टूर्नामेंट खेलते हैं तो फिर उनकी बॉलिंग में फर्क आ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो अब कम मिलते हैं। अब ऑलराउंडर की तरफ भी ज्यादा तवज्जो हो गई है। हाँ बिल्कुल, आप हर ठीक कह रहे हैं। कैप्टन की कोशिश होती है कि वो बैट्समैन के साथ बॉलर हो तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब छोटा जैसे फॉर्मेट होता जा रहा है, लड़के आ रहे हैं लेकिन फेड हो रहे हैं जल्दी जल्दी। असगर आए बहुत अच्छे, रजा हसन आए 2012 में बहुत अच्छे, और भी प्लेयर्स हमारे पास डोमेस्टिक में भी प्लेयर्स मौजूद हैं। जफर गौहर एक अच्छा स्पिनर है, और भी बहुत हैं। हम बात करेंगे अब डोमेस्टिक क्रिकेट की इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ हैं। कुछ माजी की यादें हमने ताज़ा की थी, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आए हैं। तो इकबाल भाई, अब वो सब्जेक्ट जो आपकी पहचान अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे में बना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया, नेशनल बैंक के साथ एक तवील अरसा आपने गुजारा, फ़र्स्ट क्लास मैचेस आपके करीब 250 के करीब आपने फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट कमेटी के आप हेड बने जनवरी में। पहले तो ये बताइए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का क्या किरदार है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में? यहाँ से भी बड़ी लंबी बात होगी, लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता दूं कि देखिए हर मुल्क का अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी इकोनॉमी है, उसके अपने सारे सोशल सेटअप है। तो आज जो भी चीजें बनती हैं उस मुल्क के अंदर वो उस इन्वायरमेंट के तहत चलती हैं। देखिए जब आप इंग्लैंड की, अमेरिका की या दूसरी जगहों की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया की, और इनफैक्ट इंडिया की भी, तो चले अब इंडिया पे तो बहुत ज्यादा पैसा है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। मगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करेंगे तो उनके पास खेलने वाले लोग कम हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, और फिर वो इतने पुराने वेल सेट हैं कि उन्होंने अपना सेटअप जो है नॉर्मल, इनका जो नॉर्मल सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो बिल्कुल शुरू दिन से एक सा है, उसी पे चले आ रहे हैं और उसी के तहत बन रहे हैं, और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो तो 80% आबादी जो है देही इलाकों पर है, ठीक है, और गिनती के 3-4 बड़े शहर हैं जहाँ पर क्रिकेट होती है। स्पॉन्सर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए कारदार साहब जो थे मरहूम, अल्लाह ने उनको जन्म नसीब करे, कि वो जिस वक्त ये चेयरमैन थे तो उन्होंने ये देखा कि भाई कैसे हम इस सिवाय कराची लाहौर के और कोई टीम ही नहीं बनती थी, तो उन्होंने इसको एक्सपेंड करने के लिए ये बैंकों का इंट्रोडक्शन कराया, ताकि जो देहातों से, छोटे छोटे शहरों से लोग आए तो वो एक अट्रैक्शन उनको, कि उनको जॉब में अवेलेबल होगी, वो आएंगे, उनके माशी मसाइल हल होंगे, और साथ में भी फिर वो स्पोर्ट्स खेलेंगे। कोई एक स्पोर्ट्स की बात नहीं थी, स्नूकर है, आपका स्क्वॉश है, आपके क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, सारे गेम्स जो थे वो उससे तरक्की पाए, और हमने इतनी तरक्की की कि आप देखिए वो हमारा 80-90 का दहाई का जो पीरियड है उसमें पाकिस्तान ने बेतहाशा मेडल्स हासिल किए, और क्रिकेट ने भी बहुत तरक्की की। और इसी तरीके से क्रिकेटर्स का जो है वो आसूदगी रही। क्रिकेटर्स भी जो थे अच्छी अच्छी जॉबों के ऊपर चले गए, जो पढ़े लिखे लोग थे वो बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, वो बैंकों में भी रहे, अच्छे पोजीशन में भी रहे, अच्छी जगह पे काम किया। और PI में देख लीजिए, नेशनल बैंक में देख लीजिए, आप अभी बैंक में पढ़े, अभी तक अजहर खान, तान राना, ये सब वहीं के आगा जाहिद, ये वहीं से ये पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने अच्छे एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम भी किया, तो उनका फ्यूचर भी सेफ था। अब इस वक्त अगर हम
मिसाल के तौर पर यूके की या काउंटी क्रिकेट की नकल करते हैं या वो करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी प्लानिंग करें। आपने अगर 6 एसोसिएशन बना दी हैं तो ओके फाइन, उसको चलने दें, आप अपना सेटअप सेट करते जाएं, और साथ में ये जो डिपार्टमेंट चल रही थी उसको चलने देते। आप बेशक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हटा देते, आप ग्रेड 2 रहने देते, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पाँव ये जो एसोसिएशन का जो है वो सेटअप सेट हो जाता, उसके बाद आप जब लड़कों को मुलाजमतें मिलना शुरू हो जाती हैं, एसोसिएशन वाले पैसे देना शुरू कर देते। कैरियर देखिए, कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट खेलने आता है तो वो सारी एजुकेशन छोड़ छाड़ के अपने मुल्क के अंदर, तो ऐसा ही है ना, मुश्किल से 3rd डिवीजन का पास करता होगा मैट्रिक, और वो क्रिकेट पे धत्ती होता है, वो खेल रहा होता है। तो अगर उसकी जिंदगी अगर दो साल के बाद, अगर 3 साल के बाद, 4 साल की मेहनत के बाद उसको अगर फारिग कर देंगे तो वो तो बिल्कुल उसको ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसकी कैरियर प्लानिंग भी साथ होनी चाहिए। अब कैरियर प्लानिंग ये है कि अगर आप कहते हैं कि हर कोई स्कोरर बन जाएगा, हर कोई एम्पायर बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी माँ बाप इसलिए नहीं बच्चे को क्रिकेट खिलाते कि वो जाके ग्राउंड में बन जाएगा, ये होगा। ठीक है, बहुत सारे शौकीन होते हैं या बिल्कुल जिनको शौक होता है वो बन सकते हैं, मगर हर कोई नहीं, हर एक के लिए ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, हर एक के लिए दूसरी प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इकबाल भाई ये बताएं ना, फिर आप आए थे, आप क्या एम लेकर आए थे जब आप क्रिकेट कमेटी में आए थे जनवरी में? उस वक्त आपका क्या विजन था और किस तरह से आपने मुझे पता था। देखिए, मैं ये बिल्कुल बरवला आपसे कहूंगा कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुशावरती कमेटी है और इसके अंदर आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और ये भी मुझे पता था कि उससे पहले 1 साल हो चुका है डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद हुए, मुझे पता था। मगर आइडिया ये था कि जो नदीम खान जो बाद में हाई परफॉर्मेंस बने, तो उनसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनको मैंने ये अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था कि यार मेरा काम है नहीं आपके साथ, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि आप तो इस बात ये होते हैं कि भाई अगर आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट करते हो तो भी चलो ठीक है, बहुत सारा हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, वरना हमारी ये कोई इतना ऐसी बात है नहीं सुंदर। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं इंशाल्लाह इसमें हूँगा और डायरेक्टर बन रहा हूँ, और आप भी होंगे तो हम लोग मिल के कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट मुझे उनकी तरफ से भी वो एश्योरेंस दी नदीम ने कि वसीम साहब भी इस बात के हामी है कि यार ठीक है, कोई ना कोई एक आध विंडो होनी चाहिए। तो देख लीजिए आप, पहली मीटिंग में हारून रशीद को ये जब बुलाया गया था मीटिंग के अंदर, तो उसको कहा गया कि आप जो है वो डिपार्टमेंट के लिए कोई एक आध टूर्नामेंट के विंडो तलाश करें। तो वो ये सिलसिला चल रहा था, मगर मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली बात है कि जब तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो सेटअप पूरा चेंज हुआ है तो उनकी मर्जी से ही हुआ है, तो वो बेचारे उन्होंने कोशिश, मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने नहीं की होगी, हमने भी कोशिश की, उन्होंने भी की होगी। हो सकता है अंडर 23 का एक प्रोजेक्ट था, मैंने वो बना के भेजा हुआ था जो अभी उन्होंने डिस्कस करना था। हो सकता है कि ये जो अभी अगली मीटिंग होनी है उसमें वो शायद डिस्कस करें, और मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मान जाए, तो मैं नहीं कहता। मगर अभी फिलहाल जो है वो ये, इससे नुकसान बहुत हो रहा है। मेरे ख्याल है इसमें कोई अना का या इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट से लोगों के रोजगार का वापसी की है, खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए कि 2-3 साल के अंदर वो अपना सेटल हो जाएं, और वो भी ऑल्टरनेट कर लेंगे। तो आप फिर बेशक आपका सेटअप, जब तक आपका सेटअप भी पूरा हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, अच्छे क्रिकेट एसोसिएशन, प्रोविंशियल एसोसिएशन आप बना लेंगे, तो फिर आप बेशक जो मर्जी तय करें। भाई अब देखें ना, सबसे मजबूत आप देखें अपने इसी रीजन में तो वो भारत की आपको क्रिकेट नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्लास लेवल पे नहीं है, नीचे हैं। एयर इंडिया आप ले लें, रेलवेज़ को आप ले लें, उसके अलावा सीमेंट की कुछ कंपनीज हैं उनको आप ले लें, बहुत सारे हैं जो प्लेस और कॉर्पोरेट के टूर्नामेंट्स भी होते हैं वहाँ पे। लेकिन इकबाल भाई कुछ ऐसी चीज़ छपी ना कि आप इस चीज़ पे नाराज़ थे कि आप शायद किसी की तकरूरी भी नहीं कर सकते। नहीं, वो बात आसिफ डिफरेंट थी। वो ये था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो ये एम्पायर्स और रेफरीज और ये सब की पोस्टिंग होनी थी, तो उसमें मैंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप अगर कोई किसी के लिए कोई अगर आता है तो मैं आगे तो बढ़ाता हूँ ना, तो मैंने आगे बढ़ाई कि भाई ये रिकमेंडेशन है, देख लें जरा।
अगर इसमें कुछ हो सकता है तो बड़ी मेहरबानी है। तो अगर उसमें उन्होंने अगर मुझे पलट के जवाब दे दिया होता कि नहीं ये हो नहीं सकता, उन्होंने कहा कि जी कोशिश करेंगे, देखते हैं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसके लिए जो हो सकेगा। तो अगर वो नहीं हो सकता तो आपको जवाब देना चाहिए, और अगर बगैर जवाब दिए आप लिस्टें भी अनाउंस कर दी, मुझे तो पूरा पता ही कुछ नहीं, तो वो जरा थोड़ा सा अपसेटिंग था कि ऑब्वियसली बात है कि यार एज ए चेयरमैन अगर मैं मेरी इतनी कुछ नहीं हो तो आप क्रिकेट क्रेडेंशियल ही देखें, तो उसके मुताबिक अगर मैंने कोई चीज़ रिकमेंड की है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई आपकी सब कमेटी भी थी क्या? इसमें नीचे वसीम अकरम, उमर जी गुल? जी, एक सब कमेटी मैंने बनाई थी, उसको चेयरमैन थे वसीम अकरम साहब, उसको मैंने, उसके साथ अली नकवी भी थे और उमर गुल भी थे। तो उनको ये, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं इसकी पूरी बाकायदा से वो उसको ओवरसी करे, और उसके बाद कोई रिकमेंडेशन जो है वो मेन कमेटी में लेके आए। तो अब वो उस टाइप की तो बात हुई नहीं और अनाउंसमेंट हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आदमी बड़ा फील करता है कि यार ये क्या है, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने ऑब्वियसली बात है कि जब मैं अपसेट हुआ तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इससे फायदा कोई नहीं है हमारे यहाँ रहने का। अब आप जैसे मिजाज के साथ काम करना भी मुश्किल है, इससे पहले चीफ सेलेक्टर भी थे आप, 2010 में आपने छोड़ दिया था न्यूजीलैंड में जब हुआ था। बाल, मैं ब्रेक लेता हूँ इकबाल भाई, एक और आखिरी ब्रेक, आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सरबराह पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के, साबिक सरबराह क्रिकेट कमेटी के। क्या क्रिकेट कमेटी की ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे सेटअप में जहां सारे फैसले ऊपर से होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के? सर मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई इसकी जरूरत थी ही नहीं, ना इसकी अहमियत है कोई इतनी, ना इससे कोई इफादियत है। मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी एक आदमी को, या वसीम अकरम जैसे मिसाल के तौर पर है, वो एक कॉम्पिटेंट है, ठीक है, आप उनको एडवाइजर रख लें, वैसे भी तो वो है ही है, सारी चीजों में एडवाइज कर ही रहे हैं, तो ये आपके साथ ओपनली उसको एडवाइजर बना के रख लें तो कोई मसला ही कोई नहीं, वो वैसे भी काम कर ही रहे हैं, कर लेंगे वो। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से अब अगर हम दूसरे मुल्कों की मिसालें लें तो वहाँ पर भी बड़े क्रिकेटर्स के ऊपर कमेटी बनी है, लक्ष्मण, उसके अलावा ड्रेविड, और उनके साथ साथ गंगूली, और ये सारे लोग भी रहे हैं शामिल। इससे पहले बनी थी एक कमेटी जब पुराना वर्ल्ड कप था तो उसमें गावस्कर, कपिल देव। तो इस तरह की कोई बड़ी कमेटी भी क्रिकेटर्स की एडवाइजरी कमेटी बन सकती है? सर वो एडवाइजरी कमेटी, देखिए ना, एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या होता है कि आप एक पूरे वैल्यूएशन करके आप एक बार की एक सिस्टम बना के दे देंगे, भाई ये हमने ये पूरा फॉलो किया, ये ठीक चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, वो एक बार वन टाइम होती है, वो दे के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एडवाइजरी कमेटी में कोई आप इनपुट दे के आप बोर्ड को हैंड ओवर कर देते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतने बड़े लोग जब काम कर रहे हो, जैसे वसीम अकरम हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अगर आप उसकी मीटिंगें 3 साल में 3 महीने में एक मीटिंग होनी है या 2 महीने में एक मीटिंग होनी है, तो ठीक है, वो आपने अगर एडवाइजरी रखी है तो फिर उस कमेटी की रिकमेंडेशन को भी तो मानना है ना। ये तो नहीं कि सिर्फ चेयरमैन साहब ही के पास जाएगी और वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर इतने बड़े बड़े क्रिकेटरों का फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा नहीं है। विमेन क्रिकेट पे कभी बात हुई थी आपकी क्रिकेट कमेटी में? उरूज मुमताज भी थी उसमें? वुमेन क्रिकेट की एक हमारी उरूज मुमताज है, वो अपना प्रेजेंटेशन देती रहती थी अक्सर बेशतर, और उनकी जो रिपोर्ट थी वो ठीक थी। मेरे ख्याल में अपना काम जिस तरह से उन्होंने शो किया हुआ था वो ठीक ही चल रहा था काम। क्योंकि उनके भी कोच चले गए थे, फिर वो भी इस वक्त बिल्कुल सही है। उनके जो इश्यूज थे वो वसीम साहब, क्योंकि वसीम साहब खुद भी तो मौजूद होते थे ना कमेटी के अंदर, ऐसा तो नहीं कि वसीम साहब नहीं होते थे, जाकिर साहब होते थे, वसीम साहब होते थे, तो ये सुन लेते थे, ये उनको आगे जाके रिजॉल्व कर देते थे। बिल्कुल। अब ज़रा थोड़े से बस हम चलते चलते पाकिस्तान क्रिकेट की भी ज़रा से बात कर लें, क्योंकि आप चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं और आप बड़े तगड़े चीफ सिलेक्टर थे। आपको न्यूजीलैंड भेजा जा रहा था, आपने मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे ये बताएं, चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, ये दोनों एक आदमी के पास हों ओहदे तो मुश्किल होती है?
डेफिनेटली ये नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं कि लोगों का ये ख्याल है कि जो चीफ सेलेक्टर होता है उसके अपना एक माइंड होता है, जो कोच होता है उसका अपना एक माइंड होता है, कैप्टन होता है उसका अपना होता है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं। तो हर एक जब फतेह हो रही हो तो भाई हर कोई क्रेडिट ले रहा होता है, जब शिकस्त होती है तो वो एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं, कोच सेलेक्टरों पे डाल रहा होता है कि मुझे वो प्लेयर नहीं दिए, कैप्टन जो है वो कोच पे डाल रहा होता है कि वो टीम अच्छी सही नहीं बनाई उन्होंने। तो इस तरह से और सेलेक्टर्स जो हैं वो कोचेस पे डाल रहे होते हैं कि यार हमने तो प्लेयर दे दिए, वो खिला नहीं रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आई थिंक इस दफा इन्होंने दिया था मौका वो उनको मिसबा को, उनको बनाया भी है, कोच भी थे वो और चीफ सेलेक्टर भी थे। तो अब ये इवैल्यूएशन उनकी अपनी होगी कि वो किस हद तक उसमें मुतमईन थे मेरे हिसाब से। तो लेकिन मैं अपना जाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत बर्डन होता है ये मिसबा के लिए भी। मेरे ख्याल फायदेमंद नहीं है क्योंकि कराची पाकिस्तान के अंदर वो सीजन चल रहे होते हैं, प्लेयरों को देखना होता है, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। तो वो एक तरफ वो होता है मामला, दूसरी तरफ फिर ये मैचेस का मामला होता है। आप जिस टीम के साथ जा रहे हैं पूरी उसको देखना, उसको संभालना, फिर उसका सिलेक्शन देखना, तो और फिर प्लेइंग 11 बनाना, ये तो इट्स ए हेक्टिक जॉब। मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है एक ओहदा छोड़ने में, कोई प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल अपनी पसंद का चीफ सेलेक्टर ले आइए जो आपके साथ अच्छी तरह इक्वेशन के साथ काम करे। अच्छा इकबाल भाई, अपना चीफ सेलेक्टर वाले एक्सपीरियंस से आप बताइए कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं इनको कहाँ मौका दिया जाए। अब इंग्लैंड गए थे तो ये कहा गया कि बड़ा मुश्किल दौरा है। पाकिस्तान में जब श्रीलंका बांग्लादेश से खेल रहे थे तब भी जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया वो कहीं नज़र नहीं आए। कहाँ और किस तरह से इनको ग्रेजुअली आप मौका दें ताकि ये बेहतर हो सके? मेरा ख्याल है ये टूर्स जो है ना वो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के। एक ज़माने में मुझे याद है काफ़ी 3-4 सीजन में ये टूर्स होते थे, तो उससे प्लेयरों को बहुत तक बेनिफिट होता था। एक तो ये है कि उनको उनकी ग्रूमिंग हो जाती थी, दूसरा ये सेटिस्फेक्शन होता था कि वो पाकिस्तान की लाइन में आ गए हैं और अगर अच्छा करेंगे तो वो मौका है उनके लिए। तो और सेलेक्टर को भी मौका मिल जाता था कि ये अच्छे बड़े लेवल पर ही कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ए टूर्स जो है ना उसकी तादाद बढ़ानी चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इसके ऊपर एक टीम बना के भेजा करें और ये रेगुलर फीचर हो ताकि खिलाड़ियों को मौका मिलता रहे। जो यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप भेजें साथ वहाँ पर। अच्छा, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर में भूल गया, इस सीजन का टॉप विकेट टेकर है नुमान अली जो नॉर्दर्न की टीम में है, हैदराबाद के। जी हाँ, हैदराबाद के काफ़ी एक्सपीरियंस हैं उनका। वो भी अंडर 19 से ही है सर्किट के ऊपर। और इसमें बेशतर लड़के जो हैं वो अंडर 19 सर्किट से हैं जिनको हमने अर्ली स्टेज पे जो इनका कैरियर था तो सेलेक्ट किया था। सिलेक्शन कमेटी में ये जो रीजन के हेड कोचेज हैं, सिलेक्शन कमेटी इन पर मबनी है, ये कैसा फैसला है? ये दूसरा साल है इस फैसले को। देखिए जी, सिलेक्शन कमेटी जो है ना एक ये बहुत ही ऐसा होता ऐसी होता है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर का हो चाहे वो मेंबर्स का हो, कि उसमें आपको अल्लाह को जवाब देना है और इंसाफ करना है। सबसे जो बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्योंकि अगर आप किसी भी डिजर्विंग कैंडिडेट को इस बात पे इग्नोर करेंगे कि आई डोंट लाइक हिम, या मैं इसको लाइक करता हूँ या मैं इसको नहीं लाइक करता, तो फिर वो बददियानती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो सेलेक्टर्स बनते हैं उनको सबसे पहले तो ये ऐड करना चाहिए कि यार जो भी मैं करूँगा, गलती सबसे होती है, मेरे से भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, वो एक अलग बात, मगर सिलेक्शन कमेटी में जाने ये बड़ी कांटों की सेज है। इसमें ऑब्वियसली बात है, आप जरा सी 19-20 हो जाता है तो रात को नींद नहीं आती कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं फैसला कर लिया, किसी का हाथ तो नहीं मार दिया, किसी का ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी की ज्यादती कर दी हो। जब मैं आप मुतमईन हो जाए फिर कोई बात नहीं। आप ये मुतमईन हो कि नहीं मैंने जो टीम सेलेक्ट की है वो बेस्ट की है और ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे की है या टैलेंट की बुनियाद पे की है, या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये बेहतरीन है, तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, आप इत्मीनान से काम कर सकते हैं। वरना ये है कि
इसमें बड़ा डिफिकल्टीज हैं। और ये जो जितने 6 एसोसिएशन के जो कोचेज हैं, अगर वो ऑब्वियसली बात है उनकी ख्वाहिश होगी कि उनका प्लेयर जो है वो टीम में सेलेक्ट हो। हर कोच ये चाहता है कि अपनी टीम में से उसकी अचीवमेंट होती है कि कितने लड़के जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिवनेस है, लेकिन इसमें एहतमाम ये होता है कि आप जो है वो दूसरी टीमों का या उसमें क्रॉस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लाइक डिसलाइक का फर्क पड़ जाता है। ठीक हो गया इकबाल भाई, बहुत तफसील के साथ आपने मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। पाकिस्तान का माजी जिसका आप भी हिस्सा रहे, सुनहरा माजी, उस पर हमने बात की। हाल ही में जो मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट को हैं इंतज़ामी तौर पे खिलाड़ियों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, उस पर भी हमने बात की। और उसके बाद चलते चलते जो सिलेक्शन के मयारात होने चाहिए उस पर भी बात की। इकबाल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।